जय माता दी मित्रों, नमस्कार। देखते हैं हम काव्यशास्त्र में पहला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत। ये तो वक्रोक्ति सिद्धांत है। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्रोची का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप है। अभिव्यंजनावाद की चर्चा करते समय इसे भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। दोनों सिद्धांतों में कुछ साम्य भी दिखाई देता है। दोनों में ही कल्पना और अभिव्यंजना को प्रधानता दी गई है। क्रोची और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजनावाद के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। क्रोची और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजनावाद के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। अपने तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत भी कलावादी है, किंतु दोनों सिद्धांतों का साम्य यही तक है। गहराई में जाकर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य तथा जीवन दृष्टि पूरी तरह से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन कौन सा है? वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे ललित कल्पना को कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। कौन सा है? कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। ये कॉलरिज की दृष्टि से। व्याख्या देखते हैं। कॉलरिज ललित कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। यह कथन कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के संबंध में असंगत है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्न हैं। द फ्रेंच चर्च एंड स्टेट, एज टू रिफ्लेक्शन, इम्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्न अंतर माना है। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्न अंतर माना है। देखते हैं कल्पना और ललित कल्पना क्या है। यह बिंबों को विघटित कर नए रूप में परिवर्तित करती है कल्पना। और ललित कल्पना यह बिंबों को सिर्फ पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। दूसरा है कल्पना क्या है? यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है। और ललित कल्पना यह यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है। तीसरा है यह प्रतिभा की उपज है। कल्पना जो है प्रतिभा की उपज है। और कॉलरिज यह प्रज्ञा की उपज है। ये ललित नाम क्या मान रहे हैं कॉलरिज का? यह प्रज्ञा की उपज है। कल्पना जो है प्रतिभा की उपज है। ललित कल्पना यह प्रज्ञा की उपज है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। और ललित कल्पना क्या है? यह प्रधानतः स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। यह प्रधानतः स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। अगला देख रहे हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज, लोंजाइनस, प्लेटो, टी.एस. एलियट। तो ये कॉलरिज है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, यानी बायोग्राफिया मान बायोग्राफ बताइए, लिटरेरिया लिखते हैं कॉल पे, इसे याद करेंगे। देखते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक कॉलरिज हैं। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे। उनकी काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों से संतुष्ट स्थापित करती है। फैंसी के लिए
रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। इसके लिए फैंसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतरित कल्पना के रूप में प्रचलित है। कॉलरिज कहते हैं कल्पना मानव मस्तिष्क में बिंब विधायनी शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? यह इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता अरस्तु का है, क्रोचे का है, कॉलरिज का है या टी.एस. एलियट का है? तो ये टी.एस. एलियट का है कथन। व्याख्या देखते हैं। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का नहीं, छोटा दिया। इतिहास का बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवमान है। यह मान्यता टी.एस. एलियट की है। थॉमस स्टन्स एलियट का जन्म 1888 से 1965 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। एलियट को द वेस्टलैंड कृति के लिए 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। एलियट ने परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्न बात कही है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सार्वजनिक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। कितनी बड़ी बात है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का नहीं अपितु उसके वर्तमान का भी अवगम है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भर से आक्रांत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी.एस. एलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। कला का संवेग वैयक्तिक होता है। तो यही मत नहीं है कि कला का संवेग वैयक्तिक होता है, और सब मत है इनका, और सब सही है। व्याख्या देखते हैं। कला का संवेग वैयक्तिक होता है, यह टी.एस. एलियट का मत नहीं। एलियट का आलोचना का मूलाधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट यानी परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा दिस सेक्रेड वुड में संकलित है। एलियट के अनुसार कला व्यक्ति की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। ये कथन पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। तो ये एलियट का कथन है। तो कैसे याद करेंगे? कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। तो इडियट लोग पलायन करने की बात करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एवं उत्प्रेरक की तरह होता है, जो रचना को प्रभावित तो करता है पर उसमें दिखाई नहीं देता। एलियट ने कला को दूर से देखे जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदतावादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। एलियट ने दावा किया है कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया में भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसका दमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस कथन से एलियट सहमत नहीं है? यही क्वेश्चन तो हुआ है अभी। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? प्लेटो की, अरस्तु की, टी.एस. इलियट की या क्रोंचे की? तो टी.एस. इलियट की है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्म शील का उपजा निजी क्या दिया है? इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपनी चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट के प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। द सेक्रेड वुड 1920 में, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, फिर द न्यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, फिर एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इलियट के अनुसार कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का कहना है कि कविता का भाव नैर्व्यक्तिक होता है और कभी इस नैर्व्यक्तिकता को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करड़ी कर्म के प्रति अपने पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। अगला क्वेश्चन है, रस ध्वनि किसे कहा गया है? अर्थानंतर सक्रियता वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो किसे रस ध्वनि किसे कहा गया है? तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को कहा गया है। व्याख्या देखते हैं। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है, जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, वहाँ रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि रसादि कहिए, रसादि ध्वनि कहिए। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि को एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि माना और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत किया। तथापि रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उनका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, अविवक्षित ध्वनि, अंतरांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, फिर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो कौन सा है? विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है। व्याख्या देख लेते हैं। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि की विशेषता है। फिर पहला है, आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद माने हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि, फिर विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि। ध्वनि के भेदों और उपभेदों की तालिका के माध्यम से
इस प्रकार समझा जा सकता है। ध्वनि के भेद। ध्वनि के भेद देखते हैं। अविवक्षिता अविच्छित वाच्य ध्वनि और विविच्छित वाच्य ध्वनि। इसमें है लक्षणामूल ध्वनि। अविच्छित वाच्य ध्वनि को लक्षणामूल ध्वनि कहते हैं और विविच्छितान्य पर वाच्य ध्वनि को अभिधा मूल ध्वनि कहते हैं। तो लक्षणामूल ध्वनि के दो भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। दूसरा है अभिधा मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। जहाँ वाग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है, जहाँ वाग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं होता तथा जिसमें लक्षणार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े, वहाँ विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूल ध्वनि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? पद परार्थ वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तो ये है वाक्य वक्रता। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो वाक्य वक्रता है। व्याख्या देखते हैं। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाच्य वक्रता के भेद के अंतर्गत किया है। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति का काव्य की आत्मा कहा है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं, यह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए जो निम्न हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते? कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं? दंडी, भामा, वामन या कुंतक? तो ये कुंतक नहीं, भामा है, ये क्षमा करिएगा, भामा। आचार्य भामा वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है और कहा है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। ये भामा का कथन है। न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, यानी भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एक मात्र आश्रय माना। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा है कि गुण काव्य के शोभाकरण धर्म है, गुण काव्य के शोभाकरण धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं।
काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? निम्न में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, भट्ट लोलट का, भट्ट नायक का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये भट्ट नायक का है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम भरत मुनि के रस सूत्र में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है, इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्ट नायक का विभावादि का साधारणीकरण होता है। भट्ट नायक का कथन है कि विभावादि का साधारणीकरण होता है। और अभिनव गुप्त क्या है? सहृदय का साधारणीकरण होता है। अभिनव सहृदय का साधारणीकरण होता है। अभिनव सहृदय से करना चाहिए, ऐसे करेंगे अभिनव सहृदय से करना चाहिए तो साधारणीकरण हो जाएगा। विश्वनाथ का है विभावादि का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। विश्वनाथ कह रहे हैं विभाव आदि को अपने पराये यानी आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल हैं आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षणा, शाब्दिक व्यंजना, अभिधा, आर्थी व्यंजना। तो ये लक्षणा कहेंगे। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियों के 3 भेद कौन कौन? वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति यानी अभिधा, वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति यानी अभिधा। फिर इसे अभिधा। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति इसे लक्षणा कहते हैं। वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना। लक्षण शब्द शक्ति देखते हैं। शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु तुम ही उचित तप मुँह कह भोगु में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है, आर्थी व्यंजना हो जाएगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु तुम ही उचित तप मुँह कह भोगु। पंक्ति में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होता है, और आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होता है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना, यानी आर्थी व्यंजना। तो आर्थी व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रस्तुत पंक्तियाँ शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं, तो ये व्यंजना है। व्याख्या लिखते हैं, उपयुक्त दोहा कबीरदास का
है। इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना क्या है? शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ में भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ में भिन्न प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। या अन्यार्थ या विशेषार्थ की ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसमें अभिधा, जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ अभिधा शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण राम जाता है, ये अभिधा है। लक्षणा क्या है? अभिधा में बाधा अर्थात जो अर्थ अभिधा ज्ञात न प्राप्त होकर घुमा कर प्रकट किया जाए लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे गंगा में गांव है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए देव ने लिखा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। सभी को जय माता दी, नमस्कार।